मेरी शादी 5 लड़कों से हो गई। शरीर में हट्टे कट्टे और मैं बिल्कुल दुबली पतली, उन सबको कैसे झेलती। जैसे ही स्वागरात का टाइम आया, फिर 5 लोग बारी बारी से मेरे साथ स्वागरात मनाने लगे। उसके बाद जो हुआ उससे तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दरअसल मैं ऐसे ख़ानदान में पैदा हुई थी जहाँ सभी भाइयों की एक ही लड़की बनती थी। मेरी माँ भी मेरे पापा और ताऊ जी और चाचा जी की एक ही पत्नी थी। मैं 15 साल की थी और मुझसे बड़े मेरे 4 भाई थे। घर में शादी का माहौल था क्योंकि मेरे चारों भाई की शादी थी, भाभी सिर्फ एक थी। तभी मुझे उस बारे में कुछ खबर नहीं है, बिल्कुल अनजान थी। मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कोई रिवाज रहता है। मैं तो इस खुशी में झूम रही थी कि घर में 4 भाभी आएंगे, लेकिन भाइयों की शादी के बाद जब दुल्हन का गृह प्रवेश किया जा रहा था, तब मेरे चारों भाइयों के साथ केवल एक ही दुल्हन। सब लोग बहुत खुश थे कि घर में बहू आ गई है, पर मैं सिर्फ इसी सोच में थी, आखिर मेरी 3 भाभियाँ कहाँ हैं। खैर, मैं इस सब कुछ भूल गई और नाचने में लग गई। कुछ दिन निकलते गए। रोज़ देखती कि मेरी भाभी के पास सभी भाई जाते हैं। पढ़ाई लिखाई उस समय होती नहीं थी, और अगर थोड़ी बहुत होती तो वो सिर्फ लड़कियों के लिए पढ़ाई करने दी जाती थी। कुछ दिन बाद मेरी सहेली की बहन की शादी थी। उसके पिताजी और मेरे पिताजी अच्छे दोस्त थे, इसलिए उनकी शादी में हमारे पूरे परिवार को बुलाया गया। सब लोगों के साथ मैं भी वहाँ गई। जब उनके यहाँ बारात आई तो 3 दूल्हे थे। सोचने लगी कि इनके यहाँ तो सिर्फ एक ही लड़की की शादी है, तो फिर दूल्हे 3 कैसे हैं। शायद उनकी शादी के बाद मैं घर आई। जब माँ को सारा काम करने खाली बैठे देखा तो मैंने माँ से पूछ लिया कि आखिर ये क्या है, एक लड़की के इतने सारे दूल्हे कैसे हो सकते हैं। तभी मेरी माँ ने मुझे प्यार से समझाया कि बेटी, हमारे समाज की यही प्रथा है, जिसमें जहाँ लड़की का रिश्ता तय किया जाता है, वहाँ जितने भी भाई होते हैं उन सभी से शादी होती है। मैंने माँ से पूछा कि इतने सारे लड़के को कैसे एक अकेली लड़की कैसे संभाल पाती है। तभी माँ ने कहा कि बेटा, अब जैसे भी हो, यह सबको करना ही पड़ता है। अब लड़की की किस्मत बता सकती है कि उसकी कितने लड़कों के साथ शादी हो सकती है। मेरे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था, तब मैं वहाँ से उठकर चली गई। कुछ दिन बाद जब मैं 20 साल की हुई तो मेरे घर पर मेरी शादी करने की बात चलने लगी। भाई और पापा ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। बिल्कुल भी खुश नहीं थी शादी करवाने के लिए, क्योंकि मेरा दिल इसलिए घबरा रहा था कि पता नहीं कितने लड़कों से मेरी शादी होगी और उसके बाद मैं उन सबको कैसे संभाल लूँगी। लेकिन मेरी कहाँ चलने वाली, आखिर होना ही तो था वही जो घर के बड़े चाहते थे। दूसरे दिन मैं अपनी माँ के साथ बैठी थी, तभी मेरे सबसे बड़े भाई आए और कहने लगे, नीलू का रिश्ता तय कर दिया गया है, बहुत अच्छा खानदान है, लड़के 5 भाई हैं। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। 5 लड़कों को कैसे संभाल पाए, बस यही सोच मुझे खाए जा रही थी। मैं बार बार इस समाज के इस गलत रिवाज के बारे में सोच रही थी। लड़कियों का ख्याल जरा भी नहीं है किसी को। मैंने कई प्रयास किए, किसी भी तरह से शादी ना हो, लेकिन शायद किस्मत ने भी यही लिखा था। मैंने अपनी माँ और भाभी से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने भी मुझे बोल दिया कि तुम्हें अब इसे स्वीकार करना पड़ेगा। मेरी माँ कहने लगी कि तुम्हारी भाभी भी तो ये सब झेल रहे हैं। शुरू में तुम्हें तकलीफ़ होगी, लेकिन बाद में तुम्हें अपने आप सहन करना सीख जाएगी। मैं दुखी मन से वहाँ से चली आई। जैसे जैसे शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे, मैं गहरी चिंता में जा रही थी। आखिर वो दिन आ ही गया, फिर जिसका हर लड़की को इंतज़ार रहता है। लेकिन मैं इस बिल को नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरे शुरू से ही किसी एक का सपना था, ना कि 5 का। सब लोग अपने अपने काम में लग चुके थे। कोई तैयार हो रहा था तो कोई बारात के स्वागत की तैयारी में। मुझे भी तैयार किया गया। रंग गोरा होने की वजह से मैं बहुत सुंदर थी। दुल्हन के जोड़े में भी बहुत सुंदर दिख रही थी, लेकिन मुझे अपनी सुंदरता नहीं दिख रही थी। मुझे सिर्फ यह चिंता सताए जा रही थी कि आखिर कैसे होगा सब। फिर मेरी इसी सोच में डूबे मन को अचानक कुछ लड़कियों के शोर से बाहर निकाल दिया।
जो कह रही थी कि बारात आ गई है, तभी बैंड बाजा साथ बारात हमारे दरवाजे पर दस्तक दी। खाना पीना करने के बाद मुझे मंडप में ले जाया गया। वहाँ 5 दूल्हे रहते थे। मेरा दिल धड़कना बंद हो गया था, लेकिन मैं अपनी मजबूरी के आगे कुछ नहीं कर सकी। तभी उन 5 ने बारी बारी से मेरी मांग में सिंदूर लगाया और एक बड़ा सा मंगलसूत्र एक साथ मेरे गले में पहनाया। फिर फेरों के लिए उन पार्टियों के साथ मेरा पल्लू बांधा और फेरे करवाया। फिर हमारी शादी पूरी हो गई। मुझे अपने कमरे में ले जाया गया, जहां कुछ महिलाओं के साथ मेरी भाभी माँ। उन्होंने मुझे कहा कि देखो बेटा, अब तुम उन 5 के साथ तुम्हारा संसार है। कभी भी उन लोगों को निराश मत करना, ना ही कभी उनकी सेवा में कोई कमी रखना। हम सब की हमेशा लाज रखना। उनकी ये सब बातें मुझे अंदर से झकझोर कर रहे थे। मैं चाहकर भी अपने ससुराल नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं इस पश्चाताप की जंजीर में इस कदर जकड़ी हुई थी कि चाहकर भी अपने आप आज़ादी नहीं करवा सकती थी। विदाई का समय हो चुका था। सब लोगों से मिलकर मैं अपने ससुराल के लिए निकल गई। ससुराल पहुंचते ही सब लोगों ने रस्में पूरा की और मुझे खाना खिलाया। इतनी सुंदर बहू पाकर मेरे साथ में सब बहुत खुश थे। जो लोग भी आए थे, सब लोग मेरी ही चर्चा कर रहे थे, लेकिन उन लोगों की तारीफ़ों का मुझे पर कोई असर नहीं था जो मेरी चिंता दूर कर दे। अब रात हो चुकी थी। फूलों से सजा और इत्र की खुशबू से भरे कमरे में मुझे ले जाया गया और मुझे घूंघट निकलवा कर वहाँ बैठा दिया। फिर कुछ देर बाद मेरे सबसे बड़े पति और आए। उन्होंने मेरे साथ स्वागत मनाई और चले गए। मैं दर्द से कतराती रही, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला और अपने कपड़े सही किए और फिर से स्टेज पर बैठ गई। फिर मेरा दूसरा पति कमरे में आया और उसने भी मेरे साथ वही किया। ऐसे करते करते मेरे 5 पतियों ने मेरे साथ स्वागत मनाई। सुबह फिर उठकर मुझे घर में काम पर लगा दिया। दर्द के कारण मुझे ठीक से काम भी नहीं किया जा रहा था, लेकिन मैं फिर कर भी क्या सकती थी। ऐसे रोज़ रोज़ होता रहा। रात भर एक मशीन की तरह वो लोग मुझे गलत व्यवहार करते थे और दिन में घर का काम मेरी हालत ख़राब कर देता था। एक दिन मुझे अपने माता पिता से मिलवाने के लिए मेरे घर ले जाया गया। वहाँ जाकर मैं सब लोगों से मिलकर बहुत अच्छा महसूस करने लगी, लेकिन मैंने अपनी भाभी को सब कुछ बताया तो उन्होंने मुझे दिलासा दिया और कहा कि मैं तुम्हारे भाइयों उनसे इस बारे में बात करेंगे। उन्होंने तभी मेरा वापस जाने का समय हो गया है और मैं अपने ससुराल चली आई। उधर मेरी भाभी ने मेरे भाइयों से बात करके मेरी सास को बोला कि हमारी बहन बहुत कमज़ोर है, वो एक साथ 5 लोगों के साथ संबंध बनाने के लिए अभी सक्षम नहीं है, तो आप थोड़ा दया करो उस पर। फिर मेरी सास ने मेरे 5 पतियों के दिन बांध दिए कि एक पति एक रात को ही मेरे साथ रह सकता है और इस तरह हर पति को 1 हफ्ते में 1 बार मेरे साथ आने की बारी आती है। मैं कुछ ठीक होने लगी थी, क्योंकि आप रोज़ाना सिर्फ एक पति ने मुझे संबंध बनाता था, लेकिन मेरे सबसे छोटे पति सबसे अलग ही मुझे समझते थे, ख्याल रखते थे और मेरी हर तकलीफ़ को समझते थे। जब कभी मेरी तबीयत ठीक न होती तो मेरा ख्याल रखते थे। वे भी उनसे ज़्यादा प्यार करती थी, क्योंकि सिर्फ वही थे जो मुझे अपना मानते थे। अब धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के सपने देखने लगे थे। मेरे सबसे छोटे पति को अब बिल्कुल पसंद नहीं होता कि उनके बड़े भाई मुझे छू ले। उनसे और मेरी एक न चलती थी। आखिर उनकी पत्नी थी मैं। एक दिन मेरे सबसे बड़े पति ने मुझे कहा कि तुम रामू यानी मेरे सबसे छोटे पति को इतना प्यार क्यों देती हो? लेकिन हम भी तुम्हारे पति हैं, हमें तो तुम इस तरह से प्यार नहीं करती। मैं उन्हें कुछ नहीं बोल पाई। फिर उन्होंने गुस्से से मुझे पीटना शुरू कर दिया और गलत व्यवहार मेरे साथ किया। मैं दर्द से कतराती रही, लेकिन उन्होंने मुझ पर बिल्कुल भी रहम नहीं किया। इस तरह से उनकी तरह मेरी बाकी पत्नियों को भी मेरा रामू के साथ प्यार बिल्कुल भी नहीं भाता। वो कि मुझे मारपीट का शिकार बनाने लगते। रामू को ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वो बेचारा क्या करता। एक दिन मेरे मायके से संदेश आया कि मेरा भतीजा हुआ है, तो मुझे वहाँ बुलाया गया है। मेरी सास ससुर ने मुझसे कहा कि कल तुम अपने मायके चली जाना, तुम्हें रामू छोड़ आएगा।
और 2 दिन बाद वापस ले आएगा। मैं खुश हुई क्योंकि कम से कम 2 दिनों तो मैं इन हैवानों से छुटकारा पाऊंगी। उस रात रामू की बारी थी। मेरे कमरे में आने की रात होते ही रामू मेरे कमरे में आए। मैं उन्हें देखकर कपड़े उतारने लगी। तभी रामू ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे आराम से बैठाया और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी रामू कहने लगे कि देखो, तुम मुझसे तुम्हारी यह तकलीफ़ नहीं देखी जाती और ऊपर से तुम्हें कोई और छुए मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। तभी मैंने कहा कि अब हम क्या कर सकते हैं, और सच कहूँ तो मैं भी आपके साथ ही रहना चाहती, क्योंकि मैंने भी हमेशा से सिर्फ एक ही पति का सपना देखा है। इस समाज की प्रथा ने मुझे अपने सपनों से ही अलग कर दिया। तभी रामू ने मुझे कहा कि ऐसे नहीं रहेंगे, कल मैं तुम्हारे मायका तुम्हें छोड़ने जाऊंगा और वापस आकर घर से पैसे और गहने चुरा लूँगा। फिर 2 दिन बाद जब मैं तुम्हें ले आऊँगा तो हम लोग वहाँ से कहीं दूर भाग जाएंगे, जाए अपनी अलग दुनिया में, इन सब से दूर। रामू की इन बातों से मुझे बहुत सुकून मिला। अब मुझे एक उम्मीद जगी थी, शायद अब मुझे ऐसे अत्याचार नहीं सहन पड़ेंगे। दूसरे दिन मैं अपने कमरे डालकर पियर के लिए राहुल के साथ निकल पड़े। तभी रामू के किसी दोस्त की दुर्घटना घटी। रामू को वहां जाना पड़ा। तभी रामू ने मुझे मेरे पीहर जाने वाली बस पर बैठा दिया और खुद अपने दोस्त के पास चले गए। सभी प्लान के मुताबिक हो रहा था। शाम का समय हुआ। मेरे ससुराल के पास मेरे पिताजी का कॉल आया तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ जी, आपने आज नीलू को भेजा क्यों नहीं? उन्होंने तभी मेरे ससुर ने कहा कि ये क्या बात कर रहे हो, नीलू को तो सुबह ही बस पर बैठा दिया था। फिर रामू के आने के बाद मेरे ससुर ने रामू से कहा कि नीलू अभी तक अपने घर नहीं पहुंची है, क्या तुमने उसे सही से बस में नहीं बैठाया था क्या? अब तभी रामू ने कहा कि नहीं, मैं तो उसे अच्छी तरह बैठा कर आया था। अब रामू भी बहुत घबरा गए कि आखिर नीलू गई कहाँ। मेरे मायके वाले भी आ गए थे। दूसरा दिन हो गया था, लेकिन अभी तक मेरे बारे में कोई भी खबर नहीं आई थी। सबसे ज़्यादा दुखी थे कि आखिर कहाँ गई। 2 दिन बाद वो मेरे साथ अपनी दुनिया बसाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही यह घटना हो गई थी। मेरी कोई खबर न लगने पर सब लोगों ने पुलिस को खबर करने की सोची और थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस अपनी छानबीन में लग गई थी। तभी नीलू की बॉडी उन्हें सड़क के दूसरे किनारे पर मिली। पत्थर से वार किया हुआ था, जिसकी वजह से नीलू की पूरी बॉडी कुचली हुई थी। तब लोगों ने नीलू की बॉडी उसके कपड़ों से आधार पर बने टैटू से पहचाना और अंतिम संस्कार कर दिया गया। सवाल था कि आर्थिक नीलू को मारा है। अब नीलू गई थी तो उसके गले में कई तरह के गहने डाले हुए थे, लाश पर नहीं मिले। सब लोगों ने इसे लूटकर मारने का इरादा समझ लिया। कुछ दिन तक पुलिस ने छानबीन की, लेकिन अपराधी नहीं मिला। फिर बाद में इस घटना को भुला दिया गया। लोग भी भूल चुके थे, लेकिन नीलू को भूलना रामू को मुश्किल था। वह नीलू की याद में दिन रात रहता। एक रात रामू अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसे खटखट की आवाज़ सुनी। रामू ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और घर की दूसरी तरफ गया, जहां पर से आवाज़ आ रही थी। फिर उसने देखा कि नीलू के ससुर जमीन कर कुछ निकाल रहे हैं। फिर उन्होंने ज़मीन से एक लाल रंग की पोटली निकाली और उसमें से कुछ गहने निकाले। मैं देखकर चकरा गया जब मैंने देखा कि वो गहने थे जो उस दिन नीतू पहनकर घर से गई थी। रामू को सारा माजरा समझ आ गया था, लेकिन वो ये सोचकर दुखी भी हो रहा था कि उसके पिताजी ऐसा कर सकते हैं। रामू ने दूसरे दिन पुलिस को बुलवाया और सारी बातें कह डाली। नीलू के ससुर रामू को गुस्से से देख रहे थे, लेकिन फिर पुलिस के खौफ से उन्होंने सब कुछ उगल दिया। उन्होंने कहा कि मैंने रामू और नीलू की सारी बातें सुन ली थी कि ये लोग 2 दिन बाद भाग जाएंगे। तभी मैंने सोचा मेरे चारों बेटों को क्या होगा और हमारी बिरादरी में क्या इज्जत रह गए। इसके डर से नीलू का पीछा करने लगा और कुछ मेरे गुंडे आदमियों की मदद से नीलू को मरवा दिया ताकि वो रामू के साथ भाग न पाए। और मैंने गहने निकाल दिए ताकि लोगों को लूटपाट का मामला लगे और हमारे गहने भी हो जाए। पुलिस अब नीलू के ससुर को गिरफ्तार कर चुकी थी। रामू की आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे। एक ऐसी प्रथा है जिसकी वजह से लड़कियों की तकलीफ़ झेलनी पड़ती है और अगर जो खुलकर जीना चाहे तो उन्हें जान से मार दिया जाता है।
रामू अपनी पूरी ज़िंदगी नीलू की यादों में समर्पित कर चुका था। यह एक काल्पनिक कहानी है। इससे आपकी ज़िंदगी में होने वाले किसी भी चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप सभी को यह कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।